हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। ये जो आज का टॉपिक है वो जनरल एंट्री है। ये पार्ट 3 है। इसमें मैं जनरल एंट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स बताने वाला हूँ कि जैसे कैपिटल की जनरल एंट्री क्या होती है, ड्राइंग की जनरल एंट्री क्या होती है, और जो अभी तक की गुड्स हम परचेज़ कर रहे थे तो हम डेबिट कॉलम में गुड्स लिख रहे थे तो परचेज़ उसको क्यों लिखेंगे, और जो सेल कर रहे थे तो उसको गुड्स लिख रहे थे तो अब उसको सेल्स क्यों करेंगे। और जब डीलिंग ऑफ बिजनेस यानी गुड्स परचेज़ करते हैं तब हम परचेज़ करते हैं, और उसके अलावा जब कोई एसेट्स परचेज़ करते हैं तो एसेट्स का नाम लिखेंगे। तो और नॉमिनल अकाउंट जो आपका रह गया था तो नॉमिनल अकाउंट भी आज बताना है। तो आज जनरल एंट्री का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका 4th और 5th पार्ट भी आएगा, उसमें इसके कुछ इम्पॉर्टेंट और दूसरे ट्रांजेक्शन्स करवाएंगे, जैसे बैंकिंग वाले ट्रांजेक्शन्स हैं और ट्रांजेक्शन्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कि जैसे ये मेरा एक बिज़नेस है, ये है बिज़नेस। जो ऑनर हैं, जैसे बिज़नेस यहाँ पे है राम लिमिटेड का है। ये राम लिमिटेड बिज़नेस की ऑनर है, मतलब बिज़नेस इन्हीं के नाम से है, राम लिमिटेड के नाम से। तो यहाँ पे पहली एंट्री हो रही है कैश रिसीव फ्रॉम सोनू। सोनू से 90,000 कैश रिसीव किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री है। अब अगर इसकी जनरल एंट्री यहाँ पे बनाई जाएगी तो इसकी जनरल एंट्री ऐसे होगी, कैश रिसीव फ्रॉम सोनू 90,000। तो कैश मेरा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड सोनू इज़ अ पर्सनल अकाउंट, एंड सोनू यहाँ पे गिवर है, तो पर्सनल अकाउंट में जो भी गिवर होता है उससे क्रेडिट कर देते हैं। ये 90,000 का सोनू को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। बिल्कुल इसी के तरीके एक दूसरी एंट्री होगी कि जैसे ये ओनर है, फर्म ही अपने बिज़नेस में पैसे लगा रहा है, ठीक है, यानी ओनर लगा रहा है। तो यहाँ पे एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम राम लिमिटेड, यानी ओनर ही अपने अपने जो है बिज़नेस में पैसे यहाँ पे लगा रहा है। तो ये 5 लाख रुपीज़ है। देखिए दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे कैश हमें रिसीव हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें सोनू से रिसीव हो रही है, एक्सटर्नल बंदे से, और यहाँ पे इंटरनल यानी ओनर से ही पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो अब इसकी एंट्री होगी सेकेंड एंट्री, कैश रिसीव फ्रॉम राम लिमिटेड। तो बिल्कुल पहली एंट्री की तरह इसमें भी कैश आ रहा है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट में कुछ भी आता है तो उससे डेबिट करते हैं। और जो गिवर हैं तो उसमें राम लिमिटेड गिवर हैं, तो पर्सनल अकाउंट में जो भी गिवर होता है उससे क्रेडिट करते हैं। देखिए दोनों एंट्रियां बिल्कुल एक तरीके से हैं, दोनों की कंडीशन बिल्कुल एक तरीके से है, फर्म को पैसे मिल रहे हैं, तो दोनों एंट्रियां बिल्कुल सेम हैं। लेकिन सेकेंड एंट्री यहाँ पे रॉन्ग हो गई। सेकेंड एंट्री रॉन्ग इसलिए हो गई क्योंकि ओनर का नाम नहीं लिखा जाता है। हमने आपको पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 1 का जनरल एंट्री देखिएगा। अच्छा, ये जनरल एंट्री के जब ये पार्ट देखिएगा तो पार्ट 1 से स्टार्ट करिएगा, तभी सब समझ में आएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। तो राम जय लिमिटेड ओनर हो गया तो ओनर को नहीं लिख सकते। अब ओनर की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, यहाँ पे ये कैपिटल आता है। अब कैपिटल को आपको समझना है तो मेरा जो वीडियो है बेसिक अकाउंटिंग का उसमें देख लीजिएगा, अकाउंटिंग बेसिक वाला। उसमें कैपिटल और एसेट्स और लायबिलिटी सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि बिज़नेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पे ये कैपिटल लिखा जाता है। तो ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग ही तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा राम स्टार्टेड, यहाँ पे स्टार्ट बिजनेस विद कैश। राम ने कैश से बिज़नेस स्टार्ट किया। यहाँ पे ये वाला सेंटेंस ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये तरीका गलत है, लेकिन ये बताया इसलिए था ताकि आपको दोनों में फ़र्क आए। कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। तो कैपिटल के पीछे एक आदमी ही छुपा होता है, यानी ओनर छुपा होता है, और ओनर का नाम लिखने की परमिशन नहीं है।
बिल्कुल इसी तरीके से अब ड्राइंग की जर्नल एंट्री बताते हैं कि जैसे ये फर्म है, बिज़नेस है, ये फर्म हो गया, बिज़नेस हो गया यहाँ पे। तो अब फर्म का जो ओनर है तो यहाँ पे भी राम लिमिटेड है, तो यहाँ लिखा राम लिमिटेड। अब फर्म ने किसी को कैश पैसे दिए हैं, कैश पेड टू मोहन। मोहन को यहाँ पे 20,000 अमाउंट दिया हुआ है, ये फर्स्ट एंट्री है। अच्छा, जब इसका यहाँ पे जब एंट्री होगी तो यहाँ पे है कैश पेड टू मोहन। मोहन को 20,000 दिए, तो मोहन जो है पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में जो भी रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं, और कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो चीज़ जाती है उससे क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे दूसरा ट्रांजैक्शंस बनाने वाले हैं, कैश पेड टू राम लिमिटेड। यहाँ पे राम लिमिटेड को पैसे दे रहे हैं, यानी जो ओनर है तो ओनर को ही पैसे फर्म में दिए जा रहे हैं। यहाँ पे 50,000 राम लिमिटेड को पैसे दे रहे हैं। तो अब ये सेकेंड वाला ट्रांजैक्शन जो होगा, कैश पेड टू राम लिमिटेड, या राम को पैसे दे रहे हैं, ओनर को पैसे दे रहे हैं, इंटरनल को। तो बिल्कुल इसी एंट्री के तरीके से यहाँ पे हो रहा है। ये राम यहाँ पे रिसीवर है, और पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसे डेबिट करते हैं, और दूसरा जो इफेक्ट हो रहा है तो मेरे पास से कैश जा रही है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट में जो चीज़ जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो ये कैश यहाँ पे चली गई 5 लाख की। तो देखिए अब यहाँ पे भी हमारा एक एंट्री गलत हो गई है। यहाँ पे राम को ज़रूर पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये एंट्री रॉन्ग हो गई क्योंकि ओनर का नाम नहीं लिखेंगे। तो राम जो बिज़नेस से पैसे निकाल रहा है, तो फर्म तो ये सोच रही है कि मैं राम को पैसे दे रहा हूँ। राम अलग बंदा है, फर्म अलग बंदा है। तो आप ये पहली वीडियो मेरी देख लीजिएगा, बेसिक अकाउंटिंग, तो उसमें सब बहुत कायदे से बताया है, ठीक है। तो राम यहाँ पे दूसरा जो है बंदा है। तो अब राम की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे, क्योंकि राम को जो पैसे दे रहे हैं वो पर्सनल पर्पस के लिए अपने बिज़नेस से पैसे निकाल रहा है। तो ये सेंटेंस गलत है, तो यहाँ पे ड्राइंग्स यहाँ पे कहा जाएगा, इसको ड्राइंग्स माना जाएगा। तो ये भी यहाँ पे सेंटेंस गलत है, इसे यहाँ पे ड्राइंग लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, तो इसको ड्राइंग्स लिखा जाएगा। इसी तरीके से तो यहाँ पे ये ड्राइंग की एंट्री हो जाती है, और पीछे जो अभी बताया पहले तो वो कैपिटल की एंट्री होती है। देखिए मेरी जो जर्नल एंट्री का पार्ट 1 वीडियो थी, तो उसमें जर्नल एंट्री मैंने ऐसे बताई थी। तो जर्नल एंट्री में मैंने पर्सनल अकाउंट बताया था, रियल अकाउंट बताया था, और नॉमिनल अकाउंट नहीं बताया था। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र, रियल अकाउंट का मतलब होता है जो एक कोई चीज़ मेरे पास होती है, यानी रियल में जैसे एसेट्स है, जैसे मशीनरी है, प्लांट है। तो नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे क्या होता है कि नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र। नाम मात्र का मतलब जिसका सिर्फ नाम है और वो काम के कुछ नहीं है। जैसे किसी का नाम शेरा है, तो शेरा माने होता है ब्रेव, बहादुर, दिलेर। अब वो बहुत ही डरपोक हैं, तो वो नाम मात्र के हैं। एक्चुअल में जर्नल एंट्री में इस नाम से इंटेंशन हमें ये लेना है कि इसका कोई रूल नहीं होता है, इसमें कोई रूल नहीं देखा जाता है। जैसे मैं यहीं पे करके दिखा दूं कि बिज़नेस में अगर कोई भी मेरा एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई को हम सैलरी देंगे, तो सैलरी देंगे तो मेरे पास से क्या चीज़ जाएगी, तो मेरे पास से कैश जाएगा, ठीक है। तो कैश हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। जैसे 10,000 को किसी को सैलरी दी, तो ये मेरा 10,000 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, तो सैलरी बच रही है, तो हमने यहाँ पे सैलरी लिख दी 10,000। देखिए ये जो सेकंड वाला है, जो क्रेडिट वाला है, ये अकॉर्डिंग टू रूल्स किया, और ये रियल अकाउंट के रूल्स से किया। रियल अकाउंट के अंदर कैश आता है, कैश जारी है, तो कैश को क्रेडिट कर दिया। अब ये विदाउट रूल किया, ये पार्ट बच रहा था डेबिट वाला, तो यहाँ पे सैलरी कर दी, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हमने किसी से कमीशन रिसीव किया हुआ है, ठीक है, तो कमीशन अगर रिसीव करेंगे तो मेरे पास कैश आएगी, ठीक है। तो कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, कैश को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा पहलू मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है, तो हम उससे क्या कर देंगे, कमीशन ही लिख देंगे यहाँ पे। तो ये कमीशन यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो कैश अकाउंट अकॉर्डिंग टू रूल्स हुआ है, यानी कि रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग
कैश अगर आएगी तो उसको डेबिट करेंगे क्योंकि कैश मेरा रियल अकाउंट आता है। और कमीशन का कोई रूल नहीं है, जो खाली यहाँ पे क्रेडिट बचा तो उससे कमीशन कर दिया। ऐसे ही करते करते इसका रूल हो गया, यानी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो मेरे डेबिट में किए जाएंगे, जितने भी लॉसेस होंगे वो डेबिट में लिखे जाएंगे, और जितनी भी इनकम्स होंगी वो क्रेडिट में लिखी जाएंगी, और जितनी भी गेंस होंगी वो क्रेडिट में लिखी जाएंगी। एनुअल, और ये एनुअल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एनुअल एक्सपेंसेस होते हैं, एनुअल इनकम होती है वो आती है, और इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं। रियल अकाउंट में एसेट्स अकाउंट भी इसको बोलते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो उसमें एनुअल और कैपिटल एक्सपेंडिचर सब बहुत ही क्लियर तरीके से बताया है। तो नॉमिनल अकाउंट में एनुअल जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, वो सब आ जाएंगे। जैसे रेंट पेड किया है तो ये एक्सपेंस है, और अगर रेंट रिसीव हुआ है तो ये इनकम है, ठीक है। कमीशन अगर पेड किया है तो ये एक्सपेंसेस है। कमीशन अगर रिसीव किया है तो ये इनकम है। डिस्काउंट अलाउड किया है, किसी को छूट दी है तो ये मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है। और डिस्काउंट रिसीव किया है तो ये मेरी इनकम है। ऐसे ही सैलरी है, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस हैं, ऐसे ही स्टेशनरी का एक्सपेंसेस है, ऐसे रिपेयर का एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, जो मेरी एसेट्स में एनुअल पार्ट यूज़ होता है उसको जो है डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट है, लोन पे इंटरेस्ट है तो ये लॉस है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट है तो ये मेरा फ़ायदा है। तो इसमें एनुअल जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसका यहाँ पे रूल क्या होता है, रूल होगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो सब डेबिट होंगे। एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। जितनी भी इनकम होंगी और गेन होंगी वो सब क्रेडिट करेंगे। जैसे अगर हमने किसी को सैलरी दी है तो सैलरी मेरा लॉस है, तो सैलरी को हम डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। किसी को रेंट दिया है तो रेंट मेरा लॉस है, एक्सपेंसेस है, रेंट को डेबिट करेंगे, और कैश मेरे पास से जा रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे। यानी कोई भी एक्सपेंसेस अगर होगा तो वो एनुअल एक्सपेंसेस होगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। और दूसरा पहलू इफेक्ट हो रहा है, कैश इज़ गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट होगी। इसी के जस्ट अपोजिट अगर कोई भी इनकम होगी, जैसे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगी, रेंट रिसीव हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, कमीशन रिसीव हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, और अगेंस्ट पहलू मेरे पास कैश रिसीव हो रहा है। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। वैसे अभी तक की जो बताई वो सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। अगर हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में मेरा यहाँ पे क्या होता है कि इनकम में एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं, तो जो मेरा बैलेंस बचता है वो मेरा बैलेंस प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट होता है। तो अगर हमें बिज़नेस का इनकम निकालना है तो इनकम के अंदर जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं तो वो सेल्स होता है, कमीशन रिसीव होता है, रेंट रिसीव होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है। ऐसे जो मेरे एक्सपेंसेस होते हैं तो उसमें परचेजेस होता है, परचेज के अलावा मेरा रेंट पेड होता है, स्टेशनरी होता है, कैरेज होता है, वेजेस होता है, सैलरी होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन अगर उसमें से एक एक एक्सपेंसेस ले लें, जैसे इनकम हमने सेल ले ली और ये परचेज़ ले लिया, हम जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो जब हम गुड्स को परचेज़ कर रहे हैं तब भी हम गुड्स को डेबिट कर रहे हैं। जब हम गुड्स को परचेज़ कर रहे हैं तो गुड्स को हम डेबिट कर रहे हैं, और जब गुड्स को हम सेल कर रहे हैं तब भी हम गुड्स को क्रेडिट कर रहे हैं। मतलब सेल की जगह हम गुड्स लिख रहे हैं और परचेज़ की जगह भी हम गुड्स लिख रहे हैं। जब गुड्स जा रहा है, सेल कर रहे हैं, तो गुड्स को क्रेडिट कर रहे हैं, और जब गुड्स आ रहा है तो गुड्स को हम डेबिट कर रहे हैं। अब इसके बाद जब इसका लेजर बनेगा, तो जब गुड्स का एक लेजर बनता है तो इस गुड्स के अंदर परचेजेस और सेल्स दोनों इंक्लूड हैं। मतलब ये हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं पता होगा तो सेल और परचेज का डिफरेंस कैसे होगा, फिर इनकम कैसे निकलेगी। तो फिर करना क्या है कि दोनों गुड्स के नाम अलग करने हैं, क्योंकि ये दोनों गुड्स इसी के अंदर आ जाएंगे, लेजर के अंदर आ जाएंगे। तो डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हमने गलती क्यों करी, तो जब पहले ही क्वेश्चन हमने कराया था जो पार्ट 1 में जर्नल एंट्री का बताया था, तो उसी में ये बताना चाहिए था कि जब गुड्स को परचेज़ करते हैं तो परचेज़ को डेबिट करते हैं, और जब गुड्स को सेल करते हैं तो
सेल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन हमने आपको वहाँ पे गुड्स लिखवाया। क्यों लिखवाया? एक्चुअल में परचेज़ की अगर डिफिनेशन कही जाए तो परचेज़ की डिफिनेशन में आप एक सेंटेंस में परचेज़ की डिफिनेशन बताइए, जिसमें परचेज़ वर्ड कोई भी लैंग्वेज में ना आए। जैसे मान लीजिए क्या है कि किसी अगेंस्ट बंदे की जो एसेट्स है उसकी ओनरशिप हमारे में ट्रांसफ़र हो रही है, उसके बदले हम उसको कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं, इस प्रोसेस को परचेज़ बोलते हैं। जैसे कोई चेयर का अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो चेयर का प्रोडक्शन करना परचेज़ होगा, यानी एक एक्ट होगा, और जब चेयर बन के निकलेगी तो वो प्रोडक्ट कहलाएगी। तो प्रोडक्ट हमारा आता है रियल अकाउंट के अंदर आता है, और परचेज़ हमारा रियल अकाउंट के अंदर नहीं आता है। तो क्योंकि रियल अकाउंट के अंदर हमारी एसेट्स आती है, हमारा गुड्स आता है, हमारा सामान आता है, वस्तुएं आती हैं। परचेज़ एक एक्ट है, एक मोशन है, एक वर्ब का वर्ड है, एक क्रिया है, एक काम करना है। अगर हम किसी से कोई मशीन परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ को नहीं परचेज़ कर रहे हैं, हम मशीन को परचेज़ कर रहे हैं। तो परचेज़ हमारा रियल अकाउंट के अंदर नहीं आता है, हमारा जो है मशीनरी आती है रियल अकाउंट के अंदर। वैसे हम जनरल एंट्री में ये भी बता सकते थे कि परचेज़ नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट किया जाता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, लेकिन ये तरीका फिर गलत हो जाता। तो अब आप क्या करिएगा कि जब भी कोई गुड्स को परचेज़ करिएगा तो यहाँ पे गुड्स की जगह परचेज़ लिखिएगा, और जब कोई गुड्स को सेल करिएगा तो गुड्स की जगह सेल्स करिएगा, क्योंकि तभी आपका प्रॉफिट यहाँ पे कंफर्म हो पाएगा, ठीक है। और जब किसी भी बंदे को कोई गुड्स रिटर्न करिएगा तो गुड्स रिटर्न की जगह परचेज़ रिटर्न लिखिएगा, क्योंकि गुड्स रिटर्न मेरा रियल अकाउंट है। गुड्स जब जाता है तो हमने आपको बताया था कि गुड्स रिटर्न लिखा जाता है। अब कोई भी अगर हमें बंदा गुड्स रिटर्न करेगा तो गुड्स रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न लिखिएगा। जैसे यहाँ पे दीपक ने हमें गुड्स रिटर्न किया तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न गुड्स आ रहा है तो हम क्रेडिट कर देते थे। अब गुड्स रिटर्न की जगह यहाँ पे आप सेल जो रिटर्न लिखेंगे, और जब किसी को गुड्स वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि गुड्स जा रहा है मेरा, गुड्स मेरा रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट में जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट होती है, ठीक है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न एक बात की हो सकती है, वो कन्फ्यूज़न ये हो सकती है कि अब जब हम लेजर बनाएंगे तो जितने भी मेरे गुड्स हैं तो जो डेबिट वाले गुड्स हैं तो वो परचेज ही होंगे, और जो मतलब क्रेडिट वाले गुड्स हैं वो सेल्स होंगे। ऐसा नहीं है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि करेक्शन किया जाता है, कि जैसे मान लीजिए कि कोई गुड्स हमने यहाँ पे परचेज़ किया, यहाँ पे 10,000 का एक्चुअल में गुड्स हमने परचेज़ किया, और ये 12,000 बाई मिस्टेक हमने इसको लिख दिया, और ये टू कैश यहाँ पे 12,000 यहाँ पे कर दिया। अब जब इसका करेक्शन करना है तो रियल में जो चीज़ लिख दी जाती है तो उसको फिर वो नहीं किया जाता है कि वाइटनर लगा के इसको सही कर रहे हैं या इसी में करेक्शन कर रहे हैं जो भी है, तो यहाँ करेक्शन नहीं किया जाएगा। अब इसका करेक्शन दूसरी तरीके से होगा। गुड्स हमने 2,000 से ज़्यादा लिख दिया है, यानी कि ओवर कॉस्ट लिख दिया है, तो अगर इसका करेक्शन होगा तो गुड्स को 2,000 रुपये से हम क्रेडिट कर देंगे, और कैश हमने 2,000 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है तो 2,000 से कैश को डेबिट कर देंगे। अच्छा ये बताइए, ये गुड्स सेल वाला गुड्स है कहीं? तो ये करेक्शन में परचेज़ का गुड्स है। इसी जो है तरीके से और चीज़ें होती हैं। अभी आपको शायद वो ना समझ में आए कि जैसे ड्राइंग हम कैश करते हैं तो ड्राइंग टू कैश लिखते हैं, लेकिन ड्राइंग अगर हम बिज़नेस का गुड्स का करेंगे, यानी अपने बिज़नेस में कैश के बजाय हम बिज़नेस से गुड्स निकालेंगे, तो ड्राइंग टू गुड्स करेंगे यहाँ पे ना, तो गुड्स मेरा बिज़नेस से कम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ गुड्स लिखेंगे। अब ये जो क्रेडिट वाला गुड्स होगा तो ये सेल थोड़ी ना होगा, ये इतने का गुड्स मेरा पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो बिज़नेस से जा रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है, ठीक है। अब देखिए डीलिंग ऑफ बिज़नेस वाली बात यहाँ पे समझनी है, कि जैसे कोई आदमी यहाँ पे शूज़ का बिज़नेस कर रहा है। अब इसके यहाँ पे ये शूज़ का बिज़नेस हो रहा है, ठीक है। अब इसके ये शूज़ का बिज़नेस हो रहा है तो इसका ये डीलिंग ऑफ बिज़नेस इसका ये हो जाएगा। अगर ये शूज़ के लिए रॉ मटेरियल यानी लेदर की स्किन परचेज़ कर रहा है और इसको सेल जो है कर रहा है, तो ये इसका मतलब डीलिंग ऑफ बिज़नेस होगा, इसके लिए ये गुड्स कहलाएगा, ठीक है। अब कोई आदमी जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्नीचर का बिज़नेस कर रहा है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए वो फर्नीचर बनाता है, स्टूल बनाता है, टेबल बनाता है, चेयर बनाता है, तो वो उसके लिए अगर कोई लकड़ी ख़रीदता है तो उसका डीलिंग ऑफ बिज़नेस वो गुड्स कहलाएगा। तो फर्नीचर वाला ओनर जब फर्नीचर ख़रीदेगा बिज़नेस के पर्पज़ के लिए, यानी सेल के पर्पज़ के लिए, मतलब सेल और परचेज़ के पर्पज़ के लिए, तो उसको वो परचेज़ करेगा, परचेज़ टू कैश करेगा। और जब अपना फर्नीचर वो सेल करेगा तो कैश टू सेल्स लिखेगा, फर्नीचर नहीं लिखेगा।
और जब डीलिंग ऑफ बिजनेस वाला, इनका मतलब जो मतलब शूज़ वाला आदमी है, जब मतलब प्रोप्राइटर है वो परचेस करेगा शूज़ का, तो रॉ मटेरियल जो परचेस करेगा तो उसको वो परचेस टू कैश लिखेगा, और जब शूज़ को सेल करेगा तो कैश टू सेल्स लिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर शूज़ के ओनर ने कोई फर्नीचर ले लिया तो फर्नीचर उसका डीलिंग ऑफ बिजनेस नहीं है, उस कंडीशन में उसको फर्नीचर का नाम लिखना पड़ेगा, फर्नीचर टू कैश, ठीक है। अब इन्होंने अगर जैसे फर्नीचर जैसे इन्होंने परचेज़ कर लिया तो इनको फर्नीचर टू कैश करना पड़ेगा। ऐसे इन्होंने कोई एसेट्स अगर बिज़नेस की सेल करी तो गुड्स नहीं सेल किया है, वो एसेट्स सेल करी है, तो एसेट्स लिखना पड़ेगा क्रेडिट में। देखिए फर्नीचर भी मेरा रियल अकाउंट के अंदर ही आता है। फर्नीचर को अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो वो भी सही कर रहे हैं, लेकिन हम उससे परचेज़ नहीं कर सकते। देखिए इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जैसे कि ये बिज़नेस है, एक बिज़नेस में यहाँ पे डीलिंग ऑफ बिज़नेस हमने गुड्स ख़रीदा, ये गुड्स हमने परचेज़ किया यहाँ पे 50,000 का, और इस गुड्स को बनाने के लिए हमने एक मशीनरी को परचेज़ किया, तो ये मशीनरी परचेज़ करी हमने यहाँ पे 6 लाख की, ये मशीनरी परचेज़ करी। अब अगर हम बिज़नेस में मशीनरी और गुड्स दोनों को परचेज़ को डेबिट करें, जैसे गुड्स को भी हम परचेज़ लिखें 50,000 टू कैश, और जो मशीनरी परचेज़ करी है उससे भी परचेज़ टू कैश लिखें, तो ये दोनों डीलिंग ऑफ बिज़नेस यानी गुड्स माने जाएंगे, जबकि ये मेरा गुड्स है और ये मेरी एसेट्स है। तो जब एसेट्स परचेज़ की जाती है तो हम वहाँ पे परचेज़ नहीं लिखते हैं, उस एसेट्स का नाम लिखते हैं। मशीनरी है तो मशीनरी लिखेंगे, है ना, लैंड है तो लैंड लिखेंगे। ऐसी सेल करते वक्त सेल की जगह हमें एसेट्स का नेम ही लिखना पड़ेगा, ठीक है।